Welcome friends. So today we are going to start the chapter 4 of biology of 10th in ICSE, that is absorption by root. तो बच्चे absorption होता क्या है? Absorption is accumulation of the particles in the bulk. मतलब अंदर तक पार्टिकल्स को लेके जाना, उसे हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब जो रूट है वो एब्जॉर्प्शन करेगी। अब एब्जॉर्प्शन करेगी तो एब्जॉर्प्शन किस चीज का होगा? या तो वाटर का होगा या मिनरल्स का होगा। अब वाटर और मिनरल दोनों ही चाहिए, जैसे हमें चाहिए होते हैं, जैसे प्लांट्स को भी चाहिए होते हैं। अब प्लांट को वाटर क्यों चाहिए और मिनरल क्यों चाहिए? तो प्लांट को वाटर किस लिए चाहिए होता है? वाई वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने के लिए सबसे जरूरी क्रिया जो है धरती पर फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो धरती पर लाइफ भी सस्टेन नहीं हो सकती है। ट्रांसपिरेशन, पानी क्यों चाहिए? ट्रांसपिरेशन के लिए चाहिए, राइट और नॉट? ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। फिर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब खाना वाना, पानी जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में जाता है, राइट? तो उसके लिए भी क्या चाहिए हमें? वाटर चाहिए, ठीक है। फिर स्टिफनेस, मतलब प्लांट को खड़ा करने के लिए वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मिनरल्स क्यों चाहिए? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। क्या? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर हमको खाना ना मिले, अब खाना ना मिले तो क्या होगा? हम बीमार पड़ सकते हैं, डेफिशिएंसी। ऐसे ही प्लांट के अंदर भी मिनरल्स की जरूरत होती है, अलग अलग मिनरल्स जो है उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं। जैसे हमको चाहिए होते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे इनको भी चाहिए होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर ये ना हो तो इनको भी डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है, जैसे हमें हो जाती है, ठीक है बच्चे। तो एब्जॉर्प्शन होगा, कौन करवाएगा? रूट्स करवाएंगे। अब रूट जो है वो क्यों करवाएंगे? ठीक है जी, वाई रूट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, तो इसमें रूट हेयर होते हैं, ठीक है जी। क्या होते हैं? रूट हेयर। इनके कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर क्या है कि इसके अंदर इनॉर्मस सरफेस एरिया होता है, मतलब सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है उतना ज्यादा क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि रूट के अंदर रूट हेयर होते हैं, बहुत फाइन हेयर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि फैल जाते हैं, ठीक है। फिर हायर कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप। सेल सैप जो होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है एज कंपेयर टू द सॉइल, तो इसमें से ऑस्मोसिस आसानी से हो जाती है। फिर उसके बाद फ्रीली परमिएबल, क्या? फ्रीली परमिएबल, मतलब जो रूट हेयर का डायग्राम होता है उसके अंदर जो हमारे सेल वॉल होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है। फ्रीली परमिएबल होती है तो आसानी से क्या कर सकता है? वाटर की मूवमेंट की जा सकती है, ठीक है बच्चे। तो ये देखो पॉइंट्स। सो बच्चों ये हमारा रूट हेयर का डायग्राम है। रूट हेयर जो होता है ये मल्टीसेलुलर होता है, याद रखना, ठीक है जी। अब रूट हेयर के अंदर हमारे पास देखिए क्या है? सेल वॉल है, देन सेल मेम्ब्रेन, देन हमारे पास न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, एपिडर्मल सेल। या आपको पेपर में डायग्राम बना हुआ आ जाता है, आपको लेबलिंग करने को दे देते हैं, तो लेबल कीजिए पार्ट को 1 2 3 4 कौन से, और उनके फंक्शन भी पूछ लेते हैं, ठीक है जी। सेल वॉल जो होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है, मींस वो हर चीज को अलाउ करती है अंदर बाहर जाने के लिए। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, ओनली सर्टेन थिंग्स कैन पास, ठीक है जी। फिर वैक्यूल एम्प्टी स्पेस होती है सेल के अंदर, और ये हमारा न्यूक्लियस है। अब आपको पेपर में ऐसा भी देते हैं कि हमने फर्टिलाइजर में डाल दिया तो हमारा रूट हेयर का क्या होगा? इसका डायग्राम बनाएंगे, ऐसे दे दिए तो वो क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा, पूरा का पूरा मुरझा जाएगा, तो वो डायग्राम बनाने को भी आ सकता है, ठीक है बच्चे। सो दिस इज द डायग्राम फॉर रूट हेयर।
तो इसके बाद हमारे पास जो आता है कि हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम चैप्टर में स्टडी करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमारे पास इम्बिप्शन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, passive transport, then active transport, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फिर इसी के अंदर हमारे पास ऑस्मोसिस के अंदर हम काफी सारी टर्मिनोलॉजीज को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इम्बिप्शन क्या होता है, व्हाट इज इम्बिप्शन? Imbibition is the absorption of water by solid substance। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है जब वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसको हम इम्बिबिशन कहते हैं। हमारे पेड़ भी करते हैं, हमारी सीड्स भी करती हैं, राइट। हमारे देखा होगा सर्दियों में जो बरसात के मौसम में दरवाजे होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, क्यों? इम्बिबिशन कर लेते हैं, वो खुल जाते हैं, राइट। सो दैट इज इम्बिबिशन। इम्बिबिशन का रोल क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इम्बिबिशन? दैट्स इंपॉर्टेंट, पूछ लेते हैं। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स क्या है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। फिर उसके बाद सीडलिंग्स टू कम आउट, स्टिफनेस, ठीक है जी। तो ये इम्बिबिशन क्या करता है, सीड को जर्मिनेट करने में मदद करता है। फिर अंडरग्राउंड सरफेस से बाहर आने में मदद करता है, सीडलिंग्स निकालता है। फिर आपने देखा होगा जब हम चने भिगोते हैं तो चने भी फूल जाते हैं, तो भी इम्बिबिशन पहले होता है, बाद में उसमें ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें इम्बिबिशन करवाता है। अब इम्बिबिशन के बाद हमारे पास आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन is the movement of particles from higher concentration to lower concentration। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जब पार्टिकल्स मूव करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, राइट। जैसे कि हमने एक प्लेन बॉटल ली, ठीक है, जो उसमें पानी भर दिया। अब पानी भर दिया, हमने क्या किया, इसमें एक ब्लू कलर की इंक की गोली डाल दी। अब ब्लू कलर की इंक की गोली डाल दी तो पहले यहाँ पे ब्लू होगा धीरे धीरे धीरे, और बाद में ये पूरा ब्लू हो जाएगा। तो वो डिफ्यूजन होता है, जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वहां से कहां, जहां पर कम होगी वहां पे मूव करेगा, दैट इज डिफ्यूजन, ठीक है बच्चे। अब डिफ्यूजन हो गया। अब डिफ्यूजन हो गया तो डिफ्यूजन के बाद हमारे पास ऑस्मोसिस आता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? इट इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू फ्रॉम देयर हायर concentration to their lower concentration through a semi-permeable membrane। semi-permeable membrane होगी, उसमें से जब वाटर पास करके जाएगा, ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। जहां वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से कहां जाएगा, जहां वाटर की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है जी, इज इट ओके? या फिर हम कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड। जहां पर लोअर कंसंट्रेशन है वहां से
जहां पर हायर कंसंट्रेशन है उधर मूव करेगा थ्रू अ सेमी परमिएबल, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। सो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में से अगर देखा जाए, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन जो है वो फास्ट प्रोसेस है, ऑस्मोसिस क्या है, स्लो प्रोसेस है। डिफ्यूजन किसी भी चीज का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का होता है, ठीक है। इसमें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसमें हायर से लोअर कंसंट्रेशन जाता है, हायर टू लोअर, और इसमें लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जाता है, ठीक है बच्चों। अब ऑस्मोसिस जो होता है, वो ऑस्मोसिस जो है वो किस हिसाब से आ जाता है, ऑस्मोसिस को देखा जाए तो ऑस्मोसिस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें, एंडोऑस्मोसिस में, एक्सोऑस्मोसिस में, ठीक है जी। सो osmosis can be classified into endo और exo. endo means in, जब अंदर की तरफ जाएगा, exo means out, जब बाहर की तरफ जाएगा। जब अंदर की तरफ तीन मूवमेंट होगी तो एंडोऑस्मोसिस होगी, जब बाहर की तरफ जाएगी तो एक्सोऑस्मोसिस होगी। अब ये मूवमेंट होनी है, तो मूवमेंट होनी है, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, टोनिसिटी होनी चाहिए। टोनिसिटी के ऊपर हमारा डिपेंड करता है क्या, एंडोऑस्मोसिस या एक्सोऑस्मोसिस। सो व्हाट इज टोनिसिटी, इट इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल व्हिच डिटरमिन द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है जी। व्हाट इज टोनिसिटी, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हिच डिटरमिन द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। अब टोनिसिटी जो आती है हमारे पास तीन किस्म में आ जाती है, दैट इज आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक में सेम कंसंट्रेशन है दोनों साइड पर, सेल के अंदर भी बाहर भी, तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, नो मूवमेंट। क्या होगी, नो मूवमेंट, ठीक है जी। हाइपोटोनिक में क्या होगा, सेल के बाहर कंसंट्रेशन कम होगी, आउटसाइड सेल लेस कंसंट्रेशन। हाइपरटोनिक, आउटसाइड सेल मोर कंसंट्रेशन होगी, ठीक है जी। जब हाइपोटोनिक में किसी भी सॉल्यूशन को रखेंगे तो क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा, ठीक है जी, एंडोऑस्मोसिस। और जब हाइपरटोनिक में रखेंगे तो एक्सोऑस्मोसिस होगा, ठीक है जी। अब जो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास हमने चने लिए, चने को पानी में भिगो दिया, अब वो चने फूल जाते हैं, दैट इज ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। या फिर हमने मुनक्का ली, ठीक है, या किशमिश ली, वो पानी में डाल देते हैं, वो फूल जाती है, या दूध में डाल देते हैं जब खीर वगैरह बनाते हैं तो वो फूल जाती है, दैट इज ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस, राइट। एक्सोऑस्मोसिस में क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस में बाहर निकल जाएगी। अब बाहर कैसे निकलेगी, जैसे एग्जांपल लेते हैं आलू को, आलू के अंदर छेद करो और उसमें नमक डाल दो, नमक डालोगे तो वो क्या, पानी छोड़ देगा, दैट इज एक्सोऑस्मोसिस, राइट। फिर और क्या हो सकता है, जैसे कि लीच वगैरह होती है, जो देखी होगी आप, जो पोल्टा पर नमक डाल दो पानी छोड़ देगा, एक्सोऑस्मोसिस। या मीट वगैरह जो होता है उसके ऊपर हम नमक डाल देते हैं ताकि बैक्टीरिया उसमें मर जाए, वो एक्सोऑस्मोसिस करते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है। या फिर जब अचार डाला जाता है तो अचार के ऊपर नमक छिड़क देते हैं, जब आम का अचार डालते हैं तो वो भी एक्सोऑस्मोसिस करता है, पानी छोड़ देता है सारा का सारा, ठीक है बच्चे। सो दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर भी जो आइसोटोनिक मूवमेंट है, जैसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं 0.9% में लगाए जाते हैं NaCl पर, इतना है तो ठीक है, 0.9% से ऊपर जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, 0.9% से नीचे जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में हमें लगाया जाता है, ठीक है बच्चे। अब जब एंडोऑस्मोसिस होगा तो क्या होगा, फूलेगा, फूलेगा तो क्या होगा, टर्जिड हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, टर्जिड, ठीक है। और प्रोसेस को क्या कह देते हैं,
टर्जिडिटी। ठीक है जी। व्हेन द फ्लो ऑफ वाटर or solvent molecule take place inside the cell, then the cell swell up। टर्जिडिटी में क्या हो जाता है, वो swell up हो जाएगा। अब swell up हो जाएगा, फूल जाएगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टर्जिडिटी कह देते हैं। सेल की जो स्टेट होती है, राइट। और जब उसमें से बाहर निकलेगा तो उसकी कंडीशन को क्या कहते हैं, फ्लैसिड कह देते हैं। और प्रोसेस जो होता है उसे क्या कहते हैं, फ्लैसिडिटी कहते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, इसमें सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है बच्चे। अब ऐसे ही इसके बेसिस पे हमारे पास क्या आ जाता है, प्लाज्मोलाइसिस आ जाता है। ठीक है जी। प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का श्रिंक, लाइसिस ब्रेकडाउन। सो श्रिंकेज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, श्रिंकेज ऑफ द plasma membrane when placed in hypertonic solution। सिंपल सी चीज याद रखना भाई, हाइपरटेंशन क्या होती है, गुस्सा। अब गुस्सा आता है तो निकलता है, वैसे निकलना नहीं चाहिए बट निकलता है किसी ना किसी का। इसी तरीके से जब भी किसी को हाइपरटोनिक बना लेंगे तो गुस्सा आ रहा है बेचारे को, वो क्या करेगा, जबरदस्ती डालेगा उसके अंदर तो वो बाहर निकल जाएगा, सारा सिकुड़ जाता है। सो हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे हमारे पास सेल है और सेल के पास हमारे पास क्या है, ये सेल वॉल है और सपोज ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। तो जब इसको हाइपरटोनिक में रखेंगे तो क्या होगा, ये सारी की सारी एक जगह पर इकट्ठी हो जाएगी। क्यों, वैक्यूल से पानी सारा बाहर निकल जाएगा, राइट। दैट इज प्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, डीप्लाज्मोलाइसिस इज द, जब हम प्लाज्मोलाइट सेल को वापस पानी में डालेंगे तो वो रीगेन कर जाएगा। अगर हम तुरंत डाल दें तो वो रीगेन कर जाएगा, वापस डीप्लाज्मोलाइज हो जाएगा, वो इधर स्टेट में आ जाएगा। दैट इज डीप्लाज्मोलाइसिस। और सेल की जो स्टेट होगी वो डीप्लाज्मोलाइज हो जाएगा। ठीक है बच्चे। सो टर्जिडिटी आ जाती है हमारे पास, फ्लैसिडिटी आ जाती है, एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस। ठीक है। अब ऑस्मोसिस जब हो रहा है तो ऑस्मोसिस कब तक होगा, टिल व्हेन द ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, जब तक दोनों साइड पर आइसोटोनिक नहीं हो जाता। अगर आइसोटोनिक हो जाएगा तो उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है। अब ये देखो, जैसे कि आपके पास एक्सपेरिमेंट्स हैं कुछ, हम क्या करते हैं, थिसल फनल लेते हैं, ठीक है, और यहां पर हम मेम्ब्रेन लगा देते हैं और हमने इसको स्टैंड से बांध दिया है और यहां पर हमारे पास बीकर है और बीकर में हमारे पास क्या है, पानी है। ठीक है। और यहां पर हमारे पास ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी हो सकती है, जैसे कि पार्चमेंट पेपर हो सकता है, ठीक है जी, एनिमल प्लेटर हो सकता है, सेलोफेन पेपर हो सकता है। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर खाली वाटर है और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर हमने सुगर सॉल्यूशन भर लिया है। अब सुगर सॉल्यूशन भर ली है तो आफ्टर सम टाइम व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट देयर विल बी राइज इन वाटर इन द थिसल फनल। जो फनल है इसके अंदर हमारा पानी राइज कर जाएगा। क्यों भाई, ये हमारे पास पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ का में ऑस्मोसिस क्या होता है, जहाँ पानी की कम होती है, जहाँ पानी की ज्यादा होती है वहां से कहाँ जाता है, जहाँ पानी की कम होती है, तो इसमें पानी का लेवल राइज कर जाएगा। ठीक है जी। और इसका कंट्रोल बनाना होगा तो हम क्या कर लेंगे भाई, कंट्रोल करना है तो यहाँ पर हम रबर शीट लगा देंगे। फॉर कंट्रोल हम क्या लेंगे, रबर शीट का इस्तेमाल कर लेंगे। अब रबर शीट लगाएंगे तो क्या होगा, अब रबर शीट लगा दी तो इम्परमिएबल होती है, इम्परमिएबल होती है तो उसमें से कोई वाटर नहीं जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें इस एक्सपेरिमेंट में जहां पर सेमी मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल, इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, थिसल फनल में तो वाटर राइज करेगा और बीकर में कम होगा,
बट अगर कंट्रोल रबर सीट लगा दी तो ना यहाँ चेंज आएगा ना यहाँ पे चेंज आएगा। ठीक है, इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी सुपर सॉल्यूशन ले ली, यहाँ पर ले ली, यहाँ पे भी ले ली, यहाँ पर लेस कंसंट्रेटेड है, यहाँ पर ज्यादा कंसंट्रेटेड है, फिर भी लेवल राइज करेगा क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, और अगर हम मुस्लिम क्लोथ ले लेते हैं, यहाँ पे सिंपल कपड़ा ले लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन अगर रखेंगे वो सारी की सारी नीचे गिर जाएगी, उसमें से कुछ भी नहीं रुकनेगा क्योंकि उसके होल्स बड़े होते हैं। तो इसका दूसरा एक और हो सकता है वैरायटी कि हम यहाँ पर विस्किंग बैग ले लेते हैं। विस्किंग बैग में क्या होता है कि हमारे पास इस तरह से क्या, यहाँ पर इस तरह का बैग होता है, तो यहाँ पर ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती है, इसमें से शुगर सॉल्यूशन जो है वो पास नहीं करेगी। तो इसमें भी ऑब्जर्व करेंगे, तो इसमें अगर वाटर में डालेंगे तो यहाँ पर इसमें लेवल राइज कर जाएगा। और वो कब तक राइज करेगा, जब तक वहां पर आइसोटोनिक नहीं हो जाता, जब तक दोनों साइड पे बराबर नहीं हो जाती तब तक मूव करेगा। जब आइसोटोनिक आ जाएगा तो उसकी मूवमेंट जो है वो रुक जाएगी। ठीक है बच्चे, सो ये तो हमारे पास था क्या, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के टाइप, टोनिसिटी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो आता है ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब वो प्रेशर जो कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को रोक देता है, उसे जाने नहीं देता सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है जी, अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। फिर अगर प्रेशर, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल क्या होता है, पाई, और सिंबल क्या होता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। और सी क्या होता है, एन अपॉन बी, एन मोल्स होता है, बी वॉल्यूम हो जाती है। ठीक है जी, अब इफ प्रेशर ग्रेटर देन, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, देन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल, प्योर सॉल्वेंट के, वो सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएंगे। जैसे हमारे वाटर फिल्टर्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि हमारे पास क्या होता है, प्रेशर जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा देंगे, जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर आ जाएगा तो प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल जो है वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है बच्चे, प्योर सॉल्वेंट के क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। फिर हमारे पास आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। सो पैसिव और एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, जब कोई एनर्जी की यूटिलाइजेशन नहीं होती है, अपने आप मूवमेंट हो जाती है, दैट इज पैसिव। ठीक है, एक्टिव विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, एटीपी का इस्तेमाल किया जाएगा। एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है जी, तो जब एटीपी का इस्तेमाल किया जाएगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, यहां पैसिव तो हाइयर से लोअर मूव कर रहा था और एक्टिव में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। जैसे वाटर की मूवमेंट जो होती है, जब नीचे से ऊपर लेके जाना होता है, तो मैंने बताया था कि रूट एयर में कंसंट्रेशन ज्यादा है, किससे, सॉइल से। तो जब सॉइल से वाटर को लेना है जहां पे कंसंट्रेशन कम है, तो उसके लिए उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी देगा तो वो क्या है, हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है बच्चे, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि अपने घर में भी देखते हैं, हमें अपने घर में अगर ओवरहेड टैंक में पानी भरना है तो हम क्या करते हैं, पहले मोटर चलाते हैं। अब मोटर चलाते हैं तो उसमें एनर्जी एक्सपेंड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी एक्सपेंड कर रहे हैं। अब एनर्जी एक्सपेंड कर रहे हैं, इसी की वजह से क्या हो रहा है, वाटर की मूवमेंट हो रही है। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद हमारे पास टर्जिडिटी जो होती है, हमने पढ़ी, तो टर्जिडिटी की एप्लीकेशंस क्या है। ये टर्जिडिटी जो है हमारे कहां यूटिलाइजेशन में आता है। सबसे पहले एक जर्मिनेशन ऑफ सीड्स।
सीड्स जो होती हैं उनको बाहर निकलने में मदद करता है। फिर स्टिफनेस टू द प्लांट, प्लांट जो होता है उसको खड़े होने के लिए शक्ति देता है। ठीक है बच्चे। फिर इट बिल्ड्स रूट प्रेशर, इट बिल्ड्स रूट प्रेशर। हमारे पास रूट प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर डेवलप्ड बाय द फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड द रूट, प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड द रूट। जब रूट के अंदर पानी फ्लो करेगा उस टाइम जो प्रेशर लगेगा उसको हम क्या कहते हैं? रूट प्रेशर कहते हैं। ठीक है बच्चे। फिर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पेड़ फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन करवाता है? स्टोमेटा कराता है। तो ड्यू टू टर्जिडिटी हमारा जो स्टोमेटा है वो खुलता है, फ्लेसिडिटी होगी तो बंद होगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो स्टोमेटा है वो खुलेगा, बंद क्यों होगा? जब टर्जिड हो जाएगा, टर्जिड होगा तो बाहर वाली मेम्ब्रेन उसकी कैसी होती है? पतली होती है, पतली होगी तो वो खुल जाएगा स्टोमेटा। ठीक है। और रात में क्या होगा? जब पानी नहीं मिलेगा, सप्लाई नहीं होगी, फ्लैसिड हो जाएगा तो वो स्टोमेटा बंद हो सकता है। फिर हमारी कुछ प्लांट्स में टर्गर मूवमेंट होती है, टर्गर मूवमेंट के कारण, जैसे कि हमारा मिमोसा प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट, जब उसे छूते हैं चूमे का पेड़ तो वो क्या है? मुरझा जाता है। मुरझा क्यों जाता है? जब टच करते हैं उसका टर्गर प्रेशर खत्म हो जाता है, टर्गर प्रेशर कम हो जाता है, मुरझा जाता है। फिर जब आफ्टर सम टाइम उसका ट्रजेक्टरी वापस आ जाती है तो फिर ठीक हो जाता है। सो इट इज ड्यू टू द टर्गर प्रेशर कि हमारा जो प्लांट है, ये हमारे क्या है? एप्लीकेशंस। ठीक है जी। किसके? ट्रेजिडिटी के। ठीक है बच्चे। अब हमारे पास जैसे रूट प्रेशर है, ऐसे हमारे पास टर्गर प्रेशर भी होता है, वॉर प्रेशर भी होता है। तो टर्गर प्रेशर क्या होता है? इट इज द प्रेशर एक्टिवेटेड बाय द सेल कंटेंट ऑफ द सेल वॉल। टर्गर प्रेशर क्या होता है? टर्गर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by cell content on सेल वॉल। जो सेल के अंदर पांच चीजें हैं वो सेल वॉल पे प्रेशर लगाएंगी, उसको हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं। रूट प्रेशर क्या है? जब पानी फ्लो कर रहा है रूट में, उससे रूट प्रेशर है। ऐसे ही वॉल प्रेशर भी होता है। वॉल प्रेशर कब होगा? द प्रेशर एक्टेड बाय सेल वॉल ऑन सेल कंटेंट्स, प्रेशर by cell wall on cell contents। जब सेल कंटेंट्स के ऊपर प्रेशर लगाया जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं? वॉल प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल प्रेशर। ठीक है बच्चे। अब हमारा जो प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है पानी की, ये क्वेश्चन दे देते हैं अरेंज करने के लिए कि वाटर की जो मूवमेंट होती है, करेक्ट ऑर्डर में लगाओ इसे कि कैसे होती है। तो कहां से चालू हो गया भाई पानी? सॉइल वाटर से। ठीक है जी। क्या? सॉइल वाटर। सॉइल वाटर से हमारे पास क्या आता है? रूट हेयर आएगा। ठीक है जी। रूट हेयर से कहां जाएगा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में जब पहुंच जाएगा तो एपिडर्मिस से आएगा वो कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से वो पहुंचेगा हमारा एंडोडर्मिस। ठीक है जी। एंडोडर्मिस से आएगा पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल से वो कहां पे पहुंचेगा? जाइलम। ये हमारे वाटर की मूवमेंट होती है। ठीक है जी। इसमें हमारे पास डायग्राम होता है, उसमें सिंपल से हमारे पास ऐसे सेल्स होते हैं।
और यहां से हमारे पास क्या आता है, इधर रूट हेयर होता है, राइट। अब रूट हेयर से वो हमारे पास तो वो जो सेल्स है वो बढ़ते चले जाएंगे, राइट और नॉट। तो वो सेल की मूवमेंट को दिखा देते हैं, ठीक है बच्चे। तो वो हमारे सेल्स जो है मूव करते जाते हैं। रूट हेयर से कहा, सॉइल वाटर से रूट हेयर में आएगा, रूट हेयर से वो एपिडर्मिस में आएगा, कहाँ आएगा, एपिडर्मिस जो यहाँ पर होगी, एपिडर्मिस से वो कॉर्टेक्स में जाएगा, कॉर्टेक्स से वो एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से वो पेरिसाइकिल के सेल्स में, पेरिसाइकिल से वो जाइलम में चला जाता है, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास क्या होता है, वाटर की मूवमेंट होती है। अब वाटर की मूवमेंट के बाद हमारे पास जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसको लेके डील किया जाता है कि तो वाटर की मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, ठीक है जी। सबसे पहले कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट कि रूट जो है पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, इसमें क्या करेंगे, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, राइट, एक क्या लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर एक ट्विक ले लेंगे, राइट, जिसमें हमारे पास क्या है, लीफ है, ठीक है। अब यहां तक उसमें पानी भरा हुआ है, अब पानी के ऊपर यहां पर हमने क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया। ऑयल क्यों डाल दिया, इवेपोरेशन से लॉस को बचाने के लिए हमने ऑयल डाल दिया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी जो है वो कम हो जाएगा। पानी क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो रूट होगी वो रूट क्या करेगी, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, इसकी वजह से पानी जो है कम हो जाएगा, ठीक है बच्चे। सो इससे क्या पता लगा कि हमारा जो रूट है वो क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है जी। अब ये जाइलम जो है हमारा वो पानी लेके जाता है। अब जाइलम पानी लेके आता है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट क्या करें, हम क्या करेंगे कि हमारे पास जैसे प्लांट है, अब प्लांट है, हमने पानी लिया बीकर में और उससे मैंने कलर डाई डाल दी, सपोज मैंने यहाँ पर रेड कलर की डाई डाल दी पूरा। अब रेड कलर की डाई डाल दी, उसके बाद रूट पानी ऑब्जर्व करेगी, पानी ऑब्जर्व करेगी। उसके बाद जब मैं लीफ में देखूंगा तो जब मैं माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व करूंगा तो जैसा मैंने यहाँ पे कलर डाला था, रेड कलर डालता हूं तो वो रेड कलर के मेरे को वहां दिखाई देंगे, अगर राइट। तो इससे पता लगता है कि जाइलम जो है वो पानी लेके जाता है, राइट, जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ठीक है बच्चे। फिर और एक्सपेरिमेंट की जाइलम ही पानी लेके जाता है, तो हम इससे गडलिंग एक्सपेरिमेंट से बता सकते हैं। हमारा जो फ्लोएम होता है वो बाहर होता है और जाइलम क्या होता है, अंदर होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा प्लांट है, ठीक है, यहां से हमने उसको क्या कर दिया, खोखला कर दिया, ठीक है जी। और यहां पर हमारे पास क्या है, लीफ है, तो और ये हमारे पास पॉटेड प्लांट है, ठीक है। अब हमने इसको बीकर में रखा हुआ है, अब बीकर में रखा तो हमने क्या किया, इसका जाइलम रिमूव कर दिया, हमने क्या कर दिया, इसका जाइलम रिमूव कर दिया, ठीक है जी। बीच में खोखला कर दिया हमने अंदर से। अब खोखला कर दिया तो हमारा क्या होगा, जाइलम रिमूव कर दिया, जाइलम रिमूव कर दिया तो पानी नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा तो ये पत्ते जो है वो क्या हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, ठीक है जी। क्यों, पानी नहीं मिलेगा। इससे क्या पता लगता है कि जाइलम जो है पानी लेके जाता है, राइट। फिर फ्लोएम जो है वो खाना ट्रांसपोर्ट करता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, गडलिंग एक्सपेरिमेंट कर देंगे। गडलिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बाहर से, क्योंकि बाहर हमारा फ्लोएम होता है, राइट। अब हम फ्लोएम को जब हटा देंगे, जैसे हमारे पास पेड़ है, ठीक है जी, तो हमने क्या किया, बाहर से गडलिंग कर दी। अब गडलिंग कर दी
अब गडलिंग कर दी तो हमारे पास क्या हो गया, ऐसा हो गया। अब गडलिंग कर दी तो हमने क्या किया कि हमने उसमें से क्या रिमूव कर दिया, फ्लोएम रिमूव कर दिया, क्योंकि फ्लोएम हमारा बाहर होता है। अब फ्लोएम बाहर होता है तो फ्लोएम खाना लेके आता है। अब खाना लेके आता है तो लीफ में खाना बना हुआ ऊपर से नीचे तो आ रहा है, तो जहां तक फ्लोएम इंटैक्ट है वहां तक तो वो ग्रो करेगा, और उसके बाद जहां फ्लोएम नहीं है वहां पर वो सिमट जाएगा, आफ्टर सम टाइम उसकी डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेथ। ठीक है, फिर हमारे पास एक प्रिंसिपल और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूटेशन कहते हैं। ठीक है, ग्लूटेशन क्या होता है, ग्लूटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में पानी का बाहर आना थ्रू द लीफ मार्जिन, थ्रू द लीफ मार्जिन। जो हमारे लीफ मार्जिन है उसमें से पानी जो है वो बाहर आता है। प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू द लीफ मार्जिन इज नोन एज ग्लूटेशन। और ये कौन करवाता है, हाइड्रोथोड्स करवाते हैं। कौन करवाते हैं, हाइड्रोथोड्स करवाते हैं। ठीक है जी, जब भी पेड़ में, और ये कब होता है, अर्ली मॉर्निंग पे देखेंगे, कभी भी गर्मी में जाएंगे तो पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वहां पे हमें पानी की बूंदें आगे दिखाई देती हैं, तो वो क्या होता है, ग्लूटेशन होता है। मोस्टली कौन करते हैं, मोनोकोट्स करती हैं। कौन करती है, मोनोकोट्स करती हैं। अब पेड़ को पानी चाहिए, क्या चाहिए, पेड़ को पानी चाहिए। अब पेड़ को पानी चाहिए तो पानी कौन लेके जा रहा है, ठीक है, रूट्स वगैरह से जा रहा है। बट अगर हम डिफ्यूजन के प्रोसेस पे बैठे तो अगर 1 मीटर का पेड़ होगा तो 32 साल में जाके पानी पहुंचेगा, तो अकेले डिफ्यूजन से पानी तो जा नहीं सकता है। तो हमारे को पानी जाने के लिए और मिनरल्स को जाने के लिए कुछ फैक्टर्स जरूरी होते हैं। ठीक है, जिसे हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप। सैप क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स। सेल सैप क्या होता है, सेल सैप इज वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर और मिनरल्स जो होते हैं उसको हम सेल सैप कहते हैं। तो अब पानी को ऊपर तक पहुंचाना है तो वो किसकी वजह से जाएगा, सबसे पहले रूट प्रेशर। रूट प्रेशर कहां से आएगा, जब रूट हेयर के अंदर पानी मूव कर रहा है रूट के अंदर, उस टाइम जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको क्या कहते हैं, रूट प्रेशर कहते हैं। तो जो हमारे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, अर्बेशियस प्लांट, उसके अंदर ये काम करता है। ठीक है बच्चे, फिर कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि जितनी हमारे पास नैनो ट्यूब होती है उसका उतनी जल्दी राइज होता है। देखा होगा जैसे मम्मी जब दिए जलाती है तो अगर पतली बत्ती होती है तो वो जल्दी तेल खत्म कर देती है, और मोटी बत्ती तो देर में करती है, क्यों, जितनी पतली होती है उतनी जल्दी खत्म होता है। या फिर लैंप, जो ऑयल लैंप होते हैं उसके अंदर भी बत्ती इसी हिसाब से रखी जाती है जो आपकी लैंप्स होती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है, ट्रांसपिरेशन पुल। क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, राइट। अब जब एरियल पार्ट ऑफ प्लांट से पानी जाएगा, जैसे हमारे लीफ है, अब लीफ से पानी जो है ऊपर जा रहा है। अब पानी ऊपर जा रहा है तो यहां से पानी चला गया तो यहाँ पर प्रेशर कम हो गया, यहां से जब प्रेशर कम हो गया तो ये नीचे से ऊपर पानी खींचेगा, and it is due to only transpiration pull that the water rises up to the height of 100 meter of the plants। कुछ पेड़ जो 100 मीटर तक के लंबे होते हैं उसमें भी ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से पहुंच जाता है। फिर हमारे पास क्या आती है, फोर्स ऑफ एडेशन। फोर्स ऑफ एडेशन होती है और फोर्स ऑफ कोहेशन होती है। हमारे पास दो चीजें होती है, ट्रांसपिरेशन पुल के अंदर तो कोहेशन फोर्स काम करती है, और एडेशन जो होती है तो कोहेशन फोर्स किसके बीच में होती है, फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, तो जब ट्रांसपिरेशन पुल होता है तो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में एक ही फोर्स एक्ट करती है। ठीक है, तो वो एक कंटीन्यूअस स्ट्रीम देता है। और फोर्स ऑफ एडेशन किसमें एक्ट करेगी, वाटर एंड प्लांट सरफेस के बीच में। ठीक है जी, एडेशन फोर्स कौन सी होती है, फोर्स बिटवीन डिफरेंट सरफेस, दो अलग अलग सरफेस के बीच में जो फोर्स होती है उसमें हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ एडेशन कहते हैं। जैसे कि फेविकोल होता है, देखा होगा, फेविकोल पे एडेसिव लिखा रहता है, दो अलग अलग सरफेस को चिपकाने के काम आता है।
ठीक है बच्चे, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।